नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। 2 सेट हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग तीसरे सेट को देखेंगे। तैयारी के क्रम में पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है सेट लगाना भी। इससे आपको एग्जैक्ट ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कहाँ अभी आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं हो पाई है, किस किस टॉपिक की तैयारी आपकी ठीक से अभी नहीं हो पाई है, ये भी पता चलता है। इस कारण सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको पता ही है जीडी का संभावित तिथि भी जारी कर ही दिया गया है और इस कारण आप पढ़ने के साथ साथ सेट भी लगाएं। कोशिश करें कि कंप्लीट सेट लगा लें। ऐसे मैं तो सिर्फ जीके जीएस के प्रश्नों को बताता हूँ। तो आज हम लोग इसी क्रम में तीसरे सेट को हम लोग देखेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आएंगे और प्रश्नों को देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आए हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? मराठी नववर्ष ये गुड़ी पड़वा होता है। गुड़ी पड़वा मराठी नववर्ष है और यह बसंत ऋतु के प्रारंभ का भी त्यौहार है, फसलों की कटाई का त्यौहार है और यह चैत्र माह के प्रथम दिन मनाया जाता है। इसे यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की उसके उपलक्ष्य में भी यह मनाया जाता है। तो मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा। हम लोग अगले प्रश्न के तरफ आते हैं और हम लोगों का दूसरा प्रश्न है, ये खुरेलसुख उखना जो हाल के दिनों में भारत आए हुए थे, किस देश के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो ये सुखना जो है ये मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं और जब ये भारत आए तो राष्ट्रपति के रूप में इनकी यह भारत की पहली यात्रा थी और हवाई अड्डे पर इनका स्वागत किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री माननीय मुरलीधर के द्वारा इनका स्वागत किया गया। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और इस अवसर पर जब ये प्रधानमंत्री से मिले तो प्रधानमंत्री ने एक ये भी बात कही कि वे बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र और मोगलीपुत्तिस के अवशेषों को वे मंगोलिया भेजेंगे। और एक ये भी इनके साथ पहले से इस कंट्री के साथ एक समझौता हुआ है जिसके तहत भारत एक अपने सहयोग से वहाँ पर रिफाइनरी बना रहा है जो 2028 में पूरा होगा और यह भारत के पार्टनरशिप में बनाए गए रिफाइनरियों में सबसे बड़ा रिफाइनरी होगा। और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ प्रारंभ की गई? पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ये हरियाणा में प्रारंभ की गई है और यह 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रारंभ किया गया है। वैसी महिलाएं जिनकी उम्र 23 से 60 के बीच है और उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपया है, वैसी महिलाओं को 2100 रुपया ये प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। तो लाडली लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार की योजना है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, द लोनलीनेस ऑफ द सोनिया एंड सनी किसकी पुस्तक है? तो यह किरण देसाई की पुस्तक है और यह पुस्तक इस बार बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट भी की गई थी और किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार मिल भी चुका है पहले एक बार। ठीक है, तो ये किरण देसाई की पुस्तक। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। वैसे अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर अब नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 से लागू कर दिया गया है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था था जिसे समाप्त करके नीति आयोग प्रारंभ किया गया और इसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते थे। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है,
किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में दिया हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हम लोग वैसे अधिकार को कहते हैं जिसमें दूसरा कोई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है। जैसे यदि दो राज्यों के बीच का विवाद हो या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का विवाद हो तो उसकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और यह सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकार कहा जाता है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, अनुच्छेद इसका 131। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग होगा? किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग में लाया जाता है? ये मणिपुरी में इसको पुंग को लाया जाता है। ठीक है, पुंग मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है वह राधा और कृष्ण के प्रेम कथाओं पर आधारित नृत्य होता है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, पायरोमीटर से क्या मापते हैं? पायरोमीटर से हम लोग सौर विकिरण को मापते हैं और ये स्टीफन के सिद्धांत पर काम करता है। सौर विकिरण काफ़ी हाई टेम्परेचर को मापता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को यह नहीं माप पाता है क्योंकि यह विकिरण को मापता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर अगर पायरोमीटर से किसी का तापमान लेना है तो उस वस्तु से उसे टच कराने की ज़रूरत नहीं होती है, ये दूर से ही माप लेता है क्योंकि ये रेडिएशन को मापता है। ठीक है, और पायरोमीटर सौर विकिरण को मापता है, स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक ही बार किया गया है और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है, उसे नदी तमा कहा गया है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद बी राघवन किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो रामानंद बी राघवन ये मृदंगम से जुड़े हुए हैं। ये तो फैक्ट आधारित है, थोड़ा इसको याद रखेंगे। मृदंगम से ये जुड़े हुए थे, कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं ये, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं और इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन भी बनाया था और ये इस संगठन के लोग लाल रंग की कुर्ती पहनते थे। इसके कारण इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को हम लोग लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। 1986 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडल का जो सबसे निचला स्तर है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में ही वायुमंडल से संबंधित सभी क्रियाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, यह सब क्षोभ मंडल में ही होता है। और इसी कारण क्षोभ मंडल में वायुयान चालक वायुयान उड़ाना नहीं पसंद करते हैं, वो उसके ऊपर के मंडल में वायुयान को उड़ाना पसंद करते हैं। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि दांत के इनामेल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम पूछा गया है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट इनामेल का निर्माण करता है और कैल्शियम इसका जो रासायनिक नाम है यह है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इसका रासायनिक नाम होता है इनामेल का। कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है और कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, अगर मुंह का पीएच 5.5 के आसपास आ जाए या उससे नीचे जाना शुरू कर दे तो ये इनामेल खराब होना शुरू हो जाते हैं, इनामेल झड़ना शुरू कर देते हैं
और इनामेल ही हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग भी होता है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले 7 सिस्टर्स में, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? ठीक है, साक्षरता दर नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक कहां पर था? तो साक्षरता दर सबसे अधिक आपका मिजोरम में था। मिजोरम में साक्षरता दर सबसे अधिक। इसके बाद दूसरे स्थान पर उधर नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।